बीच पे बैठ के फ्रेंड हो रही हूँ मैं थारी। कौन हूँ मैं यार? इतने धीरे बोल के हमें टक सुनाई न दे, सिर्फ हमारे कान को सुनाई दे। समझ गओ? समझ गओ। आप ही काट दीजिए ना ई रिवर। भाभी जी रिवर नहीं, रिबन रिबन। सही पकड़े हैं। तो आज हमारे बीच में हैं शशांक बाली साहब, और शशांक बाली जी जो हैं उनका परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं है वैसे, लेकिन जो जो काम इन्होंने किए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनके बारे में आपको एक लंबी लिस्ट से वो पढ़ के सुना देता हूँ। शशांक बाली साहब ने FIR, लापतागंज, भाभी जी घर पर हैं, मे आई कम इन मैडम, और आपके साहिब बीबी और बॉस, जीजा जी छत पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन, ऐसे ना जाने तमाम कितने हजारों हजारों जो सीरियल्स, इनकी जो कड़ियां हैं वो हजारों की संख्या में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कॉमेडी के सचिन तेंदुलकर हैं। ये आपने नाम ऐसा ले लिया कि बिल्कुल नहीं, आपके जितने भी सीरियल्स आते हैं कोई भी 10 साल से पहले खत्म नहीं होता, इसलिए बोला ऐसा। एक्चुअली ये मेरा मैं क्या इसमें क्या समझना, क्या बोले। बात बताइए बाली साहब जी कि इतनी लंबी चौड़ी आपने जो अपना एक बायोडाटा तैयार कर लिया है कॉमेडी के सीरियल्स को लेकर के, असल में शशांक बाली खुद जो एक शख्स है वो कैसा है? मैं सच बोलूं तो मैं शायद अब भी अपने 20s में हूं मेंटली। मैं ऐसे ही रहना प्रेफर करता हूं जैसे मैं 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जोन में मैं रखता हूं अपने आप को मेंटली। तो उससे मेरा माइंड थोड़ा सा नॉटी रहता है। जब नए नए हम जवान हुए थे तो उस स्पेस में रहता है, जबकि जो है वो अब उस वक्त को काफी वक्त हो गया है, तो ऐसी कोई जवानी बची नहीं है अब। लेकिन मेंटली जो है वो उसमें रहो तो थोड़ा आसान होता है इस तरह का काम करना, नहीं तो फिर बहुत ड्राई हो जाता है और थोड़ा बोरिंग भी होने का चांस है। तो मे बी दैट इज द रीजन। बाकी सब कुछ जो है वो माँ की कृपा होती है, उन्हीं से है सब। और कैसी चीज क्या कैसे बन जाती है, कितनी अच्छी बन जाती है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। मेरे राइटर्स इन्वॉल्व हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं। मनोज को तो खैर आप जानते हैं, मनोज बिल्कुल ही मतलब मेरे भाई जैसा है वो बिल्कुल। मेरे दूसरे जो राइटर हैं रघुवीर शेखावत, वो भी बहुत मेरे अजीज हैं। हमारे प्रोड्यूसर संजय कोहली जी, विनायफर कोहली जी, विहान उनका बेटा, और हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर जो है हर्षदा। तो ये तमाम लोग वो हैं, वो कोटरी है जो क्रिएटिव कोटरी है। और इसमें हमारे जो जो एक्टर्स का जो टैलेंट है अभी मैंने उनको मेंशन नहीं किया है ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर द एक्चुअल द प्लेइंग 11, तो वो हैं, यू नो, आई एम आउटसाइड द लाइन, सो आई कैन नॉट प्ले। बट यस, गोल तो उन्हीं को मारना है। एंड सो इट्स जैसा मैं कह रहा हूँ, सब लोग अपना अपना काम ब्यूटीफुली करते हैं, और वो सबका हो जाना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये वहीं से है। अच्छा एक बात बताइए, मैं बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स की बात अभी नहीं करूंगा, जैसे कि आसिफ शेख हो गए या फिर रोहताश रोहत, लेकिन जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, जैसे कि FIR में गोपी का कैरेक्टर है, या फिर वो जो आपका क्या नाम उनका, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था शेखर शुक्ला का। जी छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, ये आप कहाँ से आपके दिमाग में आते हैं और आप इनको कैसे ढूंढ निकालते हैं और फिर कैसे उनसे काम करवा लेते हैं? ये सब देखिए, सब बेहद टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन यूसी नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग एक ही पहलू पे ध्यान देते हैं जब वो सीन डायरेक्ट करते हैं, या कि भाई ठीक है हीरो हीरोइन, बट यू सी दे फॉरगेट दैट हीरो तो तब रिएक्शन देगा ना जब उसको प्रॉपर बाउंस मिलेगा, हीरोइन भी तब
परफॉर्म करेगी जब उसके कॉमेडी है ना, तो ये बहुत क्रूशियल होते हैं। ये जितने हमारे जो पेरिफेरल बोल लो, कुशन बोल लो, सपोर्टिंग बोल लो, और कॉमेडी में तो हीरो वो है जो लाफ्टर ले लेता है। वेरी ऑनेस्टली, जो लाफ्टर ले जाता है वही बादशाह है, क्योंकि कॉमेडी है। प्रॉमिस आपका कॉमेडी है, उसमें ये नहीं है कि इन्होंने जी 20 लाइन इन्होंने बोलनी, सबसे ज्यादा ये दिखाई दी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी आता है, वो एक लाइन बोलता है और उसी पे जो है वो पूरा सीन खा के निकल जाता है, आपके सामने से सब खड़े हुए देखते रह जाते हैं। दैट्स द होल आर्ट ऑफ कॉमेडी। जी जी। हमको ये भी पता चला है कि ये जो वन लाइनर जो मशहूर हुए बहुत अभी तक दुनिया की जबान पे हैं, जैसे सही पकड़े हैं और एक आई लाइक इट, ये सब आपकी क्रिएटिविटी है। और आपने ही कहा था कि सही पकड़े हैं हेमा मालिनी के अंदाज में बोला जाएगा तो हिट होगा। सही पकड़े हैं कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। भाभी जी की शूटिंग जब शुरू होने वाली थी, एक दिन पहले, जैसे कल शूटिंग है और आज दोपहर को मैं तो घर पे लेटा हुआ था, वो भी मुझे याद है। मैं ऊँग रहा था जब मुझे मनोज का फोन आया। वो तब शिल्पा जी के साथ बैठा हुआ था और मनोज ने मुझे फोन करके बड़े उससे जो है वो चाव से बोला कि जनाब कल जब ये वो ऐसा होगा और विभूति इनको करेक्ट करेगा, इसको अंगूरी को, तो ये बोलेगी सही पकड़े है। तो तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था और इसलिए कि सही पकड़े जो है वो सही पकड़े इतना बड़ा वो हो जाएगा, लोगों की जबान पे बैठ जाएगा। लेकिन मनोज ने इतने उसको इतने प्यार से और इतने चाव से उसने मुझे वो बोला, तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं बुलवा दूंगा, आप उसकी परवाह मत करो। और जब शिल्पा ने वो बोला तो एकदम से लगा कि हाँ यार ये कुछ है। बट वेरी ऑनेस्टली आई मीन वी हैड नो आइडिया दैट दिस विल बिकम अ फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज बन जाएगा जो इतने लोग यूज कर लेंगे, अपनी कॉमन लिंगो में यूज कर लेंगे। हम देखते हैं क्रिकेट मैचेस में, हमने देखा है वो पोस्टर लगा के वो होते हैं, कैच पकड़ लेता है इंटरनेशनली प्लेयर, तो उस पे कमेंटेटर भी बोलता है सही पकड़े हैं। फिर केबीसी पे जो है वो अमित जी ने भी एक दो बार उसका सवाल आया बाकायदा भाभी जी का कि अंगूरी नाम का किरदार क्या बोलता है, इस तरह का। वो भी हमारे लिए बड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको देख के तो हम मेरा पूरा चाइल्डहुड जो है वो अमित जी को देख के तो वो एक आइडल है हमारे लिए। उनके मुंह से वो सुनना ही, हमारे शो का नाम सुनना बड़ा बेहद खुशी हुई। सो यस, इतना अंदाजा नहीं था। आई लाइक इट मुझे याद है, सक्सेना सानंद जो है वो बहुत ही स्वीट आदमी है और बिल्कुल मेरे मन में था कि ये सक्सेना के लिए ये आदमी, मतलब ये सक्सेना है, ये रेडीमेड सक्सेना है, बस इसको घेर लो, बस इसको ले लो इसको। तो मुझे ये बड़ा डिस्टिंक्टली याद है, हम फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे थे सक्सेना की, तो सक्सेना ने बोला आई लाइक इट, तो चलो ठीक है भैया आई लाइक इट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि कुछ तो है जो इसमें मिसिंग है। इस आई लाइक इट में ऐसी कोई चीज थी जो मैं पिक नहीं कर पा रहा था। शुरू के, अगर बिल्कुल शुरू के आप कुछ सीन देखेंगे तो उसमें उसका आई लाइक इट था, बट समथिंग वाज अ मिस। फिर जब मैं वो शूट कर ही रहा था, मुझे कुछ टाइम बाद एकदम, वही है ना कि माँ आइडिया देती है, तो एकदम से वो जहन में आया। तो मैंने उसको सानंद को बोला, मैंने कहा सानंद आप जब आई लाइक इट बोले तो जरा सी आंखें अपनी महंगी कर लीजिएगा बस। और वो जैसे ही उसने आई लाइक इट करके यूं करके बोला तो वो केस एकदम आईने की तरह साफ हो गया कि बस ये है एकदम। एंड दैट वाज फनी बिकॉज नॉर्मल बात कर रहा है वो, बिल्कुल सिर्फ आई लाइक इट पे उसकी आंखें जो है वो इतनी कन्वर्ज होती है और फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। सो आई रियली थॉट दैट वाज फाइनल। तो आज भी जब सानंद आई लाइक इट बोलता है तो एकदम से उसकी आंखें जरा सा यूं करके होती हैं। तो आई लाइक इट। शशांक, एक बहुत चैलेंजिंग काम है डेली सोप, मतलब रोज निकालना, और इतने सालों से निकल रहे हैं ये। तो कहाँ से इतनी सृजन क्षमता, जो इतनी क्रिएटिविटी है, कहाँ से आती है रोज कुछ ना कुछ देना? यस सर, ये तो मेरा काम है और इसके लिए बहुत मेंटल डिसिप्लिन चाहिए होता है। सेम चीज मनोज की भी है, उसको सेम टाइप के सीन्स जो हैं वो रोज लिख के देता है बेचारा, रोज, चाहे तबीयत ठीक हो नहीं हो, मूड हो नहीं हो, लेकिन वो लिख के देता है। सिमिलरली एक्टर्स का भी है कि भाई आज कौन किस उसमें आया है, कभी कोई थका हुआ है, कभी किसी को बुखार है, कभी किसी का कुछ फ्रेम चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, लेकिन उतनी ही उससे शिद्दत से। लेकिन मैं आई मेक इट अ पॉइंट टू चार्ज एवरीवन। वो मेरा जिम्मा है, वो मेरा काम है एज डायरेक्टर कि मैं बार बार मैं आसिफ भाई को बोलता हूँ कि जब अंगूरी आएगी तो एक आपके चेहरे पे एक
शाइनेस आनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट, मतलब देखो कौन आ गया। तो आपके लिए, आप शूट जरूर रोज कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो रूटीन भी हो गया है, क्योंकि आप वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन वो रूटीननेस जो है वो आपके चेहरे पे आनी नहीं चाहिए। आपके लिए यही होना चाहिए कि ये वो अप्सरा है जिसको मैं जब देखूं तब मुझे मजा आ जाए, मेरे चेहरे पे वो जो है वो लाली हो, उसकी वो खुशी हो। जब वो बोले तो उसके कान में, मेरे कान में जो है वो उसके अल्फाज बिल्कुल मोतियों की तरह जो है वो आए। वो उतना यंगनेस, उतने यूथ और उतनी एक्साइटमेंट जो है वो होनी चाहिए उनके लिए भी, सारे सारे एक्टरों के लिए। बिकॉज वो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं सबको सीन से पहले जो है वो जरा सा मूड में लाता हूँ, उनकी तबीयत जरा सेट करता हूँ सबकी। जरूरी नहीं है, मैं कभी भी काम की बात नहीं करता ज्यादा, सबको यही बोलता हूँ कि यार ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, ओवर चीज कर लो ना तो खराब हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रखो, लाइनें बेहतरीन लिखी हुई हैं, याद करो। जो स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन आएगी वो ऊपर से आई हुई है, वो डिवाइन है, वो पकड़ लो। अब बहुत ज्यादा उसमें करने की कोशिश मत करो, फ्लो करो, बस फ्लो, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द सीन, इजी रिलैक्स, बातों बातों में खेलते कूदते प्लस में वो सीन हो जाना चाहिए, ऐसे वो सीन होना चाहिए। वो चकल्लस बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी। ये भाभी जी घर पर हैं कि जब शुरुआत हुई थी जी। तो ये कहा गया था कि ये रात को आएगा शो, क्योंकि ये एक एडल्ट कॉमेडी होगा, लेकिन इस एडल्ट कॉमेडी को आपने इनोसेंट कॉमेडी बना दिया। ये भी एक, अब क्या बोलूं, इत्तेफाक है कि जब हमने, यस डेफिनेटली, जब शुरू किया था तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थे कि थोड़ा सा बोल्ड रखिएगा मामले को, क्योंकि जो है वो इसका थोड़ा सा हल्का सा एज रखते हैं, और थोड़ा वो बोल्ड था भी। बेसिक प्राइमरी थॉट तो अभी भी बोल्ड ही है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप यू आर आइंग द अदर मैन्स वाइफ, बट टचवुड हम सबकी जो मिला के जो उसमें इनपुट हुआ मनोज का स्पेशली, क्योंकि मनोज क्या है, वो बेहतरीन राइटर है और उर्दू पे भी उसका अच्छा कमांड है। तो कई बार बहुत नोटी चीजें जो हैं वो ऐसे उसको जामा पहना करके वो बोल जाता है, और कि इतना आपको वो नहीं लगता कि यार ये क्या बेहूदगी है, वो फीलिंग नहीं आती, जबकि है वो उसी एज पे, बहुत ही थिन लाइन है वो। और सिमिलरली क्रेडिट हमारे एक्टर्स को भी है कि विभूति है, रोहित भाई हैं, अपना तिवारी है, कि ये बहुत वल्गर भी लग सकते थे, ये बड़े चीप भी लग सकते थे। तो अगर वैसे लगे ना तो फिर औरतें और बच्चे नहीं देखेंगे कभी भी। औरतें तो बिल्कुल नापसंद करती हैं इस टाइप का जो है वो, लेकिन औरतें और बच्चे देखने लगे खूब, बच्चे खूब, उनको मजा आता था। विभूति जब बेवकूफ बनता है, तिवारी जब बेवकूफ बनता है, स्पेशली सक्सेना हो, हप्पू सिंह हो, तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। टीका, मलखान ये सब, तो बच्चे आ गए खूब। औरतें, उनको ये लगा कि यार ये कितने अच्छे आदमी हैं, क्योंकि ये किसी का, यूसी वो विभूति कभी भी भाभी जी को एक ऑब्जेक्टिफाई वैसे नहीं करता है, वो बड़ी इज्जत करता है। ये मेरा शुरू से वो था कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिरेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लस्ट। हम ये कर ही नहीं रहे हैं कि यार बस भाभी जी को मैं लेके भाग जाऊं और उनको दबो चलूं और ये कर लूं, वो सब नहीं है। इसमें एडमिरेशन है। आसिफ भाई को और रोहित भाई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कैसे दिखाई देती है अंगूरी, आपको दिखाई देती है कि वो नहा के निकली, उसके बाल खुले में और वो सितार बजा रही है, और आप उसी में ही जो है वो दीवाने हो रहे हैं। उसी लेवल पे इसको रखना एडमिरेशन है। भाभी जी का सानिध्य मिल जाए, उनकी कंपनी मिल जाए, उनकी संगत मिल जाए, चार बातें हो जाए, उनकी दो तारीफ हम कर दें, वो तारीफ पे मुस्कुरा दें, बस वही उनके लिए जन्नत है और वही उनका ऑब्जेक्टिव है। तो वो जो औरतें हैं जो देख रही हैं, जो लड़कियां हैं, उनको वो बड़ा स्वीट लगा कि दे मीन नो हार्म, इनके मन में कोई पाप नहीं है, ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं और स्वीट हैं, हेल्पफुल हैं, तो देखने लगे। और इस तरह की सिचुएशंस में जो आप गाने लेकर आते हैं वो उस दौर के गाने हैं जो कि अपने जमाने में बहुत हिट हुए थे, रोमांटिक गाने। जी जी, आप देखिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मुझसे आजकल शायद चैनल्स अग्री ना करें, लेकिन हमने भाभी जी में तो किया है और सक्सेसफुली किया है। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है फिल्मों में गानों का, उसमें क्या नाचने पे ज्यादा जोर है। अगर आप देखें तो ज्यादा रिदम ओरिएंटेड मामला चल रहा है, तो वो पहले धुन बन जाती है, रिदम बन जाता है, उसके बाद उस पर बोल बैठा देते हैं वो। सो देयरफॉर देयर इज नो
really high poetic value of the lyrics. There is not much characterization in the lyrics. तो वो उस टाइम के गानों में होती थी जब हीरो हीरोइन के लिए गाता था, जब हीरोइन हीरो के लिए गाती थी, तो उसमें एक कहानी भी होती थी, एक कैरेक्टर भी होता था उनका, एक रोमांस होता था, वर्ड्स अच्छे होते थे। 70s ले लो आप, 80s ले लो, ग्रेट लिरिसिस्ट हुए हैं, तो उसमें वो उस गाने का एक कैरेक्टर होता था, तो वो हमारे कैरेक्टर्स के साथ चलता है आज। नहीं तो अब क्या करते हैं, वो नया गाना लेते हैं, उस पे बस सब लोग कूदने लगते हैं, तो देयर इज नो ह्यूमर एज सच। अगर अंगूरी विभूति को देख के गाएगी कि टार्जन आजा मैं दिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो, तो वो तो लिरिक्स है ना मेरे, वो तो एक नोटी स्पेस है जिसमें आपको शायद थोड़ी हंसी भी आएगी, आप टिटिलेट भी होंगे और आप एंजॉय भी करेंगे उस ह्यूमर को। बट बिल्कुल वो चला दो आजकल के, तो फिर उसमें इतना कैरेक्टर नहीं मिलता, मजा नहीं आता। अच्छा, ये जो आपके सीरियल में जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, जैसे प्रेम चोपड़ा से अभिभूत, जो प्रेम चोपड़ा जैसी आवाज में बात करते हैं, या फिर पेलू का कैरेक्टर जो रिक्शा चलाता है और बोलता नहीं है और लिख के अपनी बात कहता है, मुझे पता चला कि वो जो पेलू का कैरेक्टर है वो असल में आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और आपने उनको वहां पर उनका एक तरह से इस्तेमाल कर डाला। यस, मनोज ने, मुझे याद है मनोज ने एक सीन लिखा था जिसमें विभूति और तिवारी बड़े कुछ कॉन्फिडेंट, क्या कहते हैं उसको, बड़ी सीक्रेट बात कर रहे हैं, जो ऐसी बात जिसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उतनी पर्सनल बात है उन दोनों के बीच में। चाय की दुकान पे कर रहे हैं, तो पता नहीं, मैंने कहा यार अगर इतनी पर्सनल बात हो रही है तो एक बंदे को बीच में बैठा देता हूं मैं, तो ये लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसके थ्रू ही बात करेंगे। तो मेरा चीफ असिस्टेंट है अक्षय, वो बहुत गोल चेहरे का बड़ा स्वीट सा वो है, तो मैंने उसको जो है वो गमछा बांध के और वो करके मैंने कहा तुम बस बीच में बैठो, तो बोलना कुछ नहीं। तब मुझे भी नहीं पता था कि हम इससे कभी भी नहीं बुल पाएंगे लेकिन मैंने कहा तुम कुछ मत बोलना, और ये दोनों जो है वो अपना झाक झाक के जो है वो बात कर लेंगे, और एंड तक कोई तुमसे ये सवाल नहीं करेगा कि अबे साले जब हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बैठा, तू इधर आके बैठ जा, तेरा क्या चला जाएगा। तो ना तो ये वो चीज बोलते हैं और ना वो कोई इस बात पे बड़ा वो होता है, वो अपना बैठा हुआ बस सुन रहा है, तो उस चीज पे हंसते। और फिर ऐसे ऐसे करके मैं बीच बीच में उसको डालता गया इधर उधर, और फिर वो लोग, एक बार ऑडियंस का रिस्पांस आ गया, कुछ लोगों का आया कि यार ये फनी है, ये कौन है, फिर उसको धीरे धीरे हंसवाना शुरू किया कि फिर ये हुआ कि ये बोलता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर हमने वो चिट निकाल ली एक बार, वो चिट पे बड़ा मजा आया सबको, क्योंकि वो एक हल्की सी बदतमीजी होती है उस चिट में, जो लिखा होता है बड़ा एकदम से मुंह पे आपके होता है कि तू निकल यहाँ से, उस टाइप की बात होती है, जो सामने वाला सिर्फ मुस्कुरा के एक बहुत बदतमीजी भरी चिट दे रहा है, तो वो थॉट फनी लगा, तो वो पेलू बन गया ऐसे। शशांक बाली, आप जो है दिल्ली से हैं और डॉन बॉस्को के पढ़े हुए हैं जी। और कमाल की बात यह है कि आपके जो सीरियल्स हैं उसमें जैसे बुंदेलखंडी भाषा हप्पू का कैरेक्टर, या फिर कानपुर यूपी का टिपिकल हिंदी वहाँ की, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो दिल्ली और ये वहाँ की केमिस्ट्री कैसे मिल गई? एक्चुअली दिल्ली की तो मेरी पैदाइश है, तो मैं रहा ही दिल्ली में हूँ फर्स्ट 22 ईयर्स, तो पूरी स्कूलिंग और पूरी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन करी, फिर खूब वहां पे भी खूब घूमे इधर उधर, तो एक वो ऑब्जर्वेशन रहती है, आप लोकल जो कलोकियल लिंगो है वो आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिल्ली में थोड़ी पंजाबियत ज्यादा रहती है उनके उसमें लिंगो में, और फादर मेरे जो हैं वो भी राइटर हैं, अब खैर रिटायर्ड हैं, लेकिन वो लखनऊ से हैं, तो क्योंकि वो लखनऊ से हैं और उनकी तरफ की पूरी फैमिली जो है वो बेसिकली एक यूपी बेंट ऑफ है, उनकी इंक्लिनेशन आम बातचीत बोलचाल, जो घर पे खूब मुहावरे और कहावतें और इस टाइप के जो वहाँ के लोकल जो कोलोकियल टर्म्स हैं वो यूज होते हैं, अभी भी होते हैं, तो इस वजह से वो शायद मेरे सिस्टम में ही है। एंड देन ऑब्वियसली मनोज है अलीगढ़ का, और मनोज की जो पूरी राइटिंग स्टाइल है, उसका एक अंदाज है, उसके जो चॉइस ऑफ, मैं क्योंकि मुझे खुद को बहुत शौक है कि अलग अलग वर्ड्स यूज हो, रिच लैंग्वेज यूज हो, हिंदुस्तानी रिच हो, अच्छे वर्ड्स यूज हो, ऐसे वर्ड्स भी यूज करो जो लोगों ने आम नहीं सुने हुए, क्योंकि फिर वो जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। एंड दैट इज व्हाट वर्क फॉर हप्पू सिंह ऑल्सो।
तो हप्पू सिंह खुद का, योगेश जो है, मनोज ने तो वो बेहतरीन लिखा, लेकिन योगेश खुद भी जो है वो राठ का है, वो झांसी के पास है वो। तो उसको डिलीवर करने वाला भी उन लाइनों को ऐसा होना चाहिए जिसकी खुद की वो जबान लगे, ऐसा ना लगे कि याद करके बोल रहा है। लोग एंजॉय करते हैं। हम जैसे अब घुइयां है, फॉर एग्जांपल मनोज ने घुइयां यूज करा है इसमें, तो घुइयां का जो है वो उस तरफ तो यूजेज है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया डजंट नो कि घुइयां क्या है। तो घुइयां उन्होंने, चिरांद वर्ड है, लोग जो है वो बहुत सारे, उनको लगता है यार ये क्या ऑब्स्टिनिटी है, और ये वो उससे मिलाते हैं, लेकिन हमने परसिस्ट किया, हमने कहा ये करेंगे, तो वो चिरांद भी लोगों को जानने में आ गया। उन्होंने फिर सर्च किया होगा गूगल पे कि भाई इसका मतलब क्या है। और जैसे इतना रीजनल डायलेक्ट है, ये बुंदेलखंडी बोल लो, ब्रज भाषा का मिक्सचर उसमें है, तो लोगों को ये डाउट था कि यार ये लोग कैसे, समझ ही नहीं आएगा लोगों को, लेकिन हम लोगों को ये कन्विक्शन था कि नहीं, ये फनी है और ये इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी है, और नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो वो फनी तो लग रहा है, तो वो समझ लेंगे, सुन लेंगे। लैंग्वेज की ये जो डायलेक्ट्स हैं तमाम, इनकी क्या है, म्यूजिकल वैल्यू बहुत हाई है, फोनेटिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल गुलजार साहब जब लिरिक्स लिखते हैं अपने गानों के, तो वो जो उनके लफ्ज होते हैं ना, उसमें इनहेरेंट म्यूजिक होता है, वर्ड का अपना एक रिदम होता है। तो वो आप, जरूरी नहीं है कि सारे उनके वर्ड्स आपके समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको वो बस अच्छे लगेंगे, वो घुल जाएंगे कानों में, मजा आएगा। देयर इज समथिंग अबाउट इट, तो वो चीज है। एंड ऑब्वियसली मैं बार बार वही कहता हूँ कि राइटिंग इज द क्रूशियल पार्ट। तो thankfully we have a good writing team. We have Manoj who does the dialogues beautifully. तो खूब मजा आता है। ऐसा लगता है कि यूजुअली कॉमेडी में माना जाता है, लोग बोलते हैं यार एनर्जी एनर्जी एनर्जी, का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और चेहरे बना रहे हैं पागलों की तरह। तो वो जो कॉन्वर्जेशनल पैटर्न है जो भाभी जी में हमने किया फर्स्ट टाइम, उसको लिखने के लिए बहुत कैलिबर चाहिए कि दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं, इज बेसिकली इंटरनेशनल फॉर्मेट। आप अगर बाहर सिटकॉम्स देखें तो उसमें कोई ये नहीं हो रहा होता कि मार जो है वो धूमधाम और ये वो सब जो है वो खूब हबड़ तबड़ मची हुई है और जो है वो सब हो रहा है। बट दो शरीफ लोग कैसे बात कर रहे हैं, आप और हम कैसे बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं ना। बट द फन इज कि वो ऐसे कॉन्वर्सेशनल बिट लिखता है मनोज, और कि बड़ा अच्छा फनी लगता है वो सीन लिखा हुआ जो होता है। और डेफिनेटली उसको परफॉर्मर्स जो है हमारे पास, आसिफ भाई भी बड़े मंझे हुए कलाकार हैं, रोहित भाई, अपना शिल्पा थी, शुभांगी ने इतने साल बेहतरीन तरीके से जो है वो इस रोल को निभाया है, जो कि अपने आप में चैलेंज था। तो वो भी एक बहुत अच्छा किया। सौम्या जी ने बेहतरीन कैरेक्टर किया, उसको इमॉर्टल कर दिया। अब विदिशा कर रही हैं, सानंद है, अपना वैभव है जो टीका करता है। दीपेश अब नहीं रहा, लेकिन दीपेश मेरा बहुत छोटे भाई जैसा था, बड़ा चहीता था मेरा। और सलीम है, और अपना चाचा जी जो बनते हैं, अनूप है, सोमा है, प्रेम चौधरी जिसका आपने नाम लिया, विश्वजीत। वो अच्छा, विश्वजीत का बड़ा मजा था। विश्वजीत जो है वो मिमिक्री भी बहुत करते हैं, बेहतरीन करते हैं। तो जब मनोज और मैं उसका कैरेक्टर सोचे थे कि यार विभूति का एक दोस्त लाएंगे, तो ये था कि पता नहीं क्यों कहाँ से ये थॉट आया कि ये बहुत बेगैरत और बदतमीज किस्म का आदमी है, जो इसका है तो बेस्ट फ्रेंड, और ये भी पता नहीं क्यों इसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये सिर्फ इसकी बेइज्जती करता है बस। हर चीज में जो है वो उसको एक बदतमीजी का जवाब दे देता है वो। तो अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये प्रेम चोपड़ा के उसमें बोलेगा तो बड़ा मजा आएगा। अजीब सा, ये बिल्कुल लगता भी कई एंगल से प्रेम चोपड़ा है। और ये इस पूरे जो हमारा पूरा सेटअप चल रहा है उससे बिल्कुल अलग एक होता है ना, एक आदमी जो ऑर्केस्ट्रा में अलग चल रहा होता है, बिल्कुल सारी सिम्फनी जो है वो सब लोग अपना ट्रम्पेट लिए हुए एक बजा रहे हैं, और ये एक शख्स जो है ये अलग उस पे चल रहा है, टचेस पे, हारमोनी में चल रहा है।
तो वो चीज जो है वो वर्क हो गई। मुझे याद है आसिफ भाई ने तो बोला भी था, यार ये कुछ ज्यादा तुझे नहीं लग रहा कि लाउड लग रहा है? और ये मैंने कहा, आसिफ भाई बस इसको होने दो एक बार जरा। तो उसके बाद वो खुद ही जब उन्होंने एपिसोड देखा तो इतने स्वीट हैं, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोलता है यार तू बिल्कुल सही कर रहा था, ये बहुत फनी लग रहा है। ये आदमी, ये इसका मीटर यही है। मैंने कहा बस सही है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हटा देंगे। मैं थोड़ी सा भाभी जी घर पर हैं से हट के एफआईआर की तरफ आ रहा हूँ। जी उसमें जरूर। जो तकिया कलाम होते थे, जी जी सूरज डूबा गुड़ुप गुड़ुप, या फिर जो है आई विल हैव कॉफी, ऐसे कुछ जो होते थे वो बहुत मशहूर होते थे। और मतलब जो उसमें चौटाला बनी थी, वो हाँ कविता। चंद्रमुखी चौटाला, हम्म। ये सब जो एक तकिया कलाम, हर एपिसोड में एक नया तकिया कलाम। ये क्योंकि एफआईआर में क्या होता था कि जो कैमियोज आते थे उनको एस्टेब्लिश करने का टाइम मिनिमम होता था। आप देखें, अगर 6 सीन है एक एपिसोड में, उसमें आपको केस भी सॉल्व कर लेना है, और कैरेक्टर आएगा तो पहले तो ऑडियंस ये समझ में आए कि ये शख्स है कौन, इसका क्या कैरेक्टर है, तब तो वो हंसे। तो क्या कलाम एक ऐसा जरिया था कि बहुत फास्ट जो है वो आप ये एस्टेब्लिश कर देते थे कि ये आदमी कितना भोचू है। वो बेवकूफ आदमी जो यहाँ पे बड़ी संजीदगी से रिपोर्ट लिखवाने आया हुआ है, और उसको सुनने वाले भी गोपी टाइप लोग जो हैं वो बैठे हुए, जिनकी बिल्कुल कोई कैरेबर नहीं है और कभी लाइफ में अचीव नहीं करा, और एक जो है वो सीनियर हो गए उमर, और अपना बेकार की अंग्रेजी बोल के बेवकूफी की बातें हो रही हैं सीरियसली। और उस पे जब चंद्रमुखी का रिएक्शन आता है, क्योंकि एक ही उसमें थी जो सेंसेबल थी और बड़ी जबरदस्त पुलिस वाली, अब ऐसी लेडी जो कि पहले जो है वो झापड़ मारती है आपके और फिर बोलती है कि नाम क्या है थारा, तो वो उस टाइप की लेडी के सामने अगर आप इस टाइप की लाइनें बोलेंगे, जी मेंढक ने बोला टाएं टाएं और इस टाइप का, तो उसका जब रिएक्शन आएगा, जब वो देख भी लेगी तो आ जाएगा। सो द सेम तकिया कलाम, इफ नॉट फॉर चंद्रमुखी, यू अंडरस्टैंड ना, सेम थिंग। जैसे चंद्रमुखी का रिएक्शन आएगा तो लाफ्टर है, चंद्रमुखी का रिएक्शन नहीं है तो लाफ्टर नहीं है उतना। जब ओम का रिएक्शन आता है, जब महमूद उनको कहानी सुनाता है डरावनी, तब लाफ्टर है। चुपके चुपके में ओम का रिएक्शन है धर्मेंद्र जी की लाइन पे, तब लाफ्टर है। अमोल पालेकर पे उत्पल दत्त का रिएक्शन आता है, ऐसा रिएक्शन आता है, तब आपको मजा आता है। राम प्रसाद, ये सब होता है तब। सो ये एक टोटल एक टेबल टेनिस है। यू सी, जब तक रिटर्न आएगी नहीं तब तक मजा नहीं है उसका ह्यूमर का। पंच लाइन पे लाफ्टर हमेशा, देखिए हम लाफ ट्रैक डालते हैं, इंटरनेशनली भी लाफ ट्रैक डालते हैं, तो ट्रैक जो है वो एडिटर कहाँ डालता है? अगर टेक्निकली मैं पूछूं कि लाफ्टर कहाँ डलेगा, पंच लाइन पे डलेगा या उसके बाद डलेगा? सो द लाफ्टर ऑलवेज कम्स ऑन द रिएक्शन आफ्टर द पंच लाइन, नेवर ऑन द पंच लाइन। इफ देयर इज नो रिएक्शन, और रिएक्शन सिर्फ वो आदमी बढ़िया देता है जिसको अपना कैरेक्टर पता होता है और जिसको कमांड होता है अपने कैरेक्टर पे, क्यों आप कैसे रिएक्ट करेंगे नहीं तो। इसीलिए बहुत सारे कॉमेडी में जनरल रिएक्शन दे देते हैं लेकिन लाफ्टर नहीं लेते हैं। रिएक्शन तो वो देता है जिसको अपना कैरेक्टर प्रॉपर मालूम है, और उससे बकायदा उसको व्याकरण की तरह उसका संधि करके उसको हम बताते हैं। बहुत बार मैं रोक लेता हूँ वहां पे, मैं बोलता हूँ देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पे, यहाँ कॉमा है, यहाँ पे पॉज है, फिर आपका रिएक्शन है, और जैसे ही वो रिएक्शन आएगा तो अच्छा रिएक्शन क्या होगा वो भी कई बार जो है वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं हम कि रिएक्शन इस तरह का होगा, इतना ही साइलेंट होगा, इतना ही सबड्यूट होगा, सिर्फ लुक देना, सिर्फ ब्लैंक लुक देना, सिर्फ एक बार जरा सा नोट कर देना, ऐसे करना, ये करना, और जैसे ही वो सारा टाइमिंग सही बैठती है उसकी, और लाफ्टर एवोक हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि मुझे पता चला है कि आप तकरीबन 20 साल से किसी वेब सीरीज के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा आपके दिमाग में चल रहा है जो कि अभी फलीभूत नहीं हुआ है, जो अभी ग्राउंड पे नहीं आया है। क्या है वो, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हम लोग जो है, मैं, मनोज, रघु जी,
हमारे प्रोड्यूसर्स और हम लोग तमाम लोग जो हैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे वर्कआउट हमने काफी कर लिया है अब, क्योंकि इसमें क्या है, बड़े डिटेल्ड काम की रिक्वायरमेंट होती है और पूरा उसका जो है वो तमाम चीजें रेडी करनी पड़ती हैं पहले, फिर जाके वो उस पे, तो वो अब हम ऐसा उस स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि इफ नॉट दिस ईयर देन नेक्स्ट ईयर होपफुली जो है वो उसमें से कुछ कुछ, तो मैं वेब सीरीज भी कुछ अलग फ्लेवर की कॉमेडी कॉमेडी मुझे लगता है इंडियन वेब सीरीज में उतनी कॉमेडीज जो हैं वो बनी नहीं है, और जो वेब सीरीज बनाते हैं वो ज्यादातर ये सोच के कि जी ये वेब सीरीज है तो थोड़ी इसको सेक्सुअल ज्यादा कर दो और एडल्ट ज्यादा कर दो, तो वो उतना हम लोग नहीं जाना भी चाहते, लेकिन बट मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इस वेब सीरीज का जहां तक सवाल है तो कॉमेडी कम बन रही है उसमें, और मार्केट है, लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे जो है ना वो ऑडियंस है, मेल्स स्पेशली, उनको देखनी, तो वो एक बार की बात है, एक बार एक जो है वो क्या कहते हैं, एक बार एक छक्का मार देंगे तो फिर वो हो जाएगा कि हाँ यार इस टाइप का ये लोग करते हैं और ये बनाते हैं, तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, होने वाला है। जी जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतना लंबा ये जब से चल रहा है, इतने सालों से, 10 साल तकरीबन हो गए हैं, कुछ कठिन दौर भी आया होगा, कोई कठिन दौर आया होगा, कोई चैलेंजेस आए होंगे बीच में, जैसे कि एक बार जो है शुरुआत में अंगूरी बदली, उसके बाद जी। जो है मलखान की डेथ हुई, वो कठिन दौर कुछ आपको याद है? कैसे, कौन से कठिन दौर जो इस कॉमेडी के दौरान ट्रेजेडी बने? देखिए सबसे ज्यादा ट्रेजिक तो मलखान का रहा, क्योंकि एक्टर ना करे वो चला जाए और वो एक अलग चीज है, लेकिन मलखान तो हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। तो दीपेश की जो डेथ है वही सबसे ज्यादा ट्रेजिक है। बाकी यस, लंबे सफर में जो है वो आपके साथ बहुत सारे हम सफर जुड़ते हैं, फिर कई लोग जो हैं वो एक दूसरी रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर वो घूम के अगली टर्निंग पे मिल जाते हैं आपको, और वो सब तो मैं उतना उसको वो नहीं लेता। यस, चैलेंजेस जरूर होते हैं, जब शिल्पा गई थी तो ये चैलेंज था करने के लिए, लेकिन मनोज और रघु जी और मेरी हर्षदा, संजय जी स्पेशली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत हमें बैक करते हैं, वो जबरदस्त हमें बैकिंग है हमारे प्रोड्यूसर की, और बहुत वो ट्रस्ट करते हैं, बहुत फेथ है उनका हमारे ऊपर, और बहुत उनकी एक वो रहती है कि यार तुम हैंडल करो इसको और मुझे मालूम है कि तुम कर लोगे, तो वो इतनी जिम्मेदारी देते हैं। और मनोज और हम लोगों की यही बात हो रही थी कि भाई ये गई है, लेकिन हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ जो है वो है ह्यूमर, तो हम अपने ह्यूमर को पकड़ के चलेंगे और वही हमारा मेन वेपन है। एंड बाकी तो फिर अपने बाकी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी महाधाकड़ हैं, और अपना सबके हाथ में थमा दो असला और आगे बढ़ा दो, सारे मारेंगे गोलियां, खूब भुनेंगे, वही सबने किया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया। बट ह्यूमर इज द मेन थिंग एंड वी ओनली वर्कड हार्ड ऑन द ह्यूमर, बस ये मेन है, मेन डिश ह्यूमर है। ह्यूमर कम हो गया तो कोई कुछ नहीं बचा पाएगा, और ह्यूमर अगर इंटैक्ट है तो फिर अप्स एंड डाउन चलते हैं, एवरेज पे चलता है सर। डेली का जो फॉर्मेट है ना, ये एवरेज पे चलता है। जैसे जब सचिन तेंदुलकर जो है वो बेहद आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तब वो आदमी जो है वो 40 की एवरेज पे खेल रहा होता है, या 38-40 पे, व्हेन ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। सो इट इज ऑन एन एवरेज। कोई एपिसोड होते हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त भी होते हैं कि यार कुछ है ही नहीं, इन्होंने क्या बना दिया, और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि चलो ठीक था, फिर कुछ होते हैं यार आज का अच्छा था, और फिर ये भी होते हैं कि यार बहुत ही अच्छा था ये तो वो जो एवरेज आती है हर महीने की, कि हाँ बेसिकली बैठ सकते हैं आराम से, हंस लेते हैं, कई अच्छे होते हैं कई उतने अच्छे नहीं होते, वो एवरेज मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हर एपिसोड तो वैसा हो ही नहीं सकता, वो ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है वो अपने काम से ज्यादा मोहब्बत ना करते हुए उतना क्वालिटी कंट्रोल रखना होता है, कि खुद आपको पता, अंदर से पता होना चाहिए कि ये बकवास है और इसमें कुछ फनी नहीं है,
और ये लोग बेचारे इतने हमसे प्यार करते हैं कि वफादारी में और लॉयल्टी में देख गए। लेकिन आपकी ये कंटिन्यूस कोशिश होनी चाहिए कि आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव रखें। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संजय जी, वो भी इस मामले में बड़े सतर्क रहते हैं। वो फौरन फोन करके हमें बताते हैं कि यार उतना मजा नहीं आया, इसको जरा सेटल करो मैटर को। तो फिर जल्दी से सब लोग जो हैं वो उसको सेटल करते हैं कि भाई ये अच्छा, हाँ ये पोर्शन थोड़ा वीक लग रहा है, इसको हैंडल करते हैं, इस पे जरा काम करते हैं, इस पे करते हैं, इस पे। खूब बात होती है आपस में। हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो हप्पू की टीम से भी फोन पे बात होती है, मुलाकात भी होती है, भाभी जी की भी टीम से मुलाकात होती है। तो सबका ही होता है यार। आसिफ भाई भी जैसे कई बार बोलते हैं कि यार ये क्या बकवास स्टोरी है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, मजा ही नहीं तो वो भी होता है। लेकिन फिर वही एवरेज पे चलते हैं सब हम लोग। मैंने देखा कि आपने जब भाभी जी घर पर हैं चल रहा था इतना लंबे टाइम तक, कुछ एपिसोड्स बहुत हिट हुए थे जिसमें कि स्त्री टू टाइप कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों थे। वो एपिसोड बड़े हिट हुए थे जिसमें हॉरर भी था और कॉमेडी भी थी। हॉरर और कॉमेडी का एक बड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, एक कंकॉक्शन है ऐसा जो बहुत टेस्टी होता है अगर सही तरह से बना हो। जैसे अभी स्त्री अपने आप में एग्जाम्पल है, स्त्री 1 स्त्री 2 जो अभी आई, अब मैं मैंने देखी नहीं है लेकिन खूब तारीफ सुनी है। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है कि थोड़ा थ्रिल भी मिल रही है और सस्पेंस भी चल रहा है, लेकिन हंसी बराबर आ रही है वो। तो ये फॉर्मूला है। और हमारे इसमें एक से बढ़ के एक कैरेक्टर टचवुड अच्छे बन गए हैं, तो फिर लोगों को मजा आता है उनको बिजार सिचुएशंस में देख करके। क्योंकि आप यू एक्चुअली यू आर इन लव विद द कैरेक्टर, यू लव विभूति, सो इट इज फन फॉर यू टू सी कि यार विभूति के साथ ये हुआ। आप ये झांकने आए हैं कि यार आज आधे घंटे में इन जो ये सारे नमूने हैं इनके साथ क्या होता है, तो मैं अपना भूल जाऊं, जो मेरी रोज की जो है वो झंझट है सुबह से लेके शाम तक, बस एक आधा घंटा आराम से बैठ के जरा इन नमूनों को देखूं और थोड़ी देर मस्ता लूं इनके साथ। ये